So we were discussing how to find out whether the molecule is aromatic, anti-aromatic, and non-aromatic, and we have done several examples, including anilines. So we have started in the previous class or previous lecture, we started with anilines, and therefore I have also given you example for several anilines, जहाँ पे आपने देखा था कि 10 aniline में, for example, it was supposed to be aromatic according to the rules that what we have applied, but then it was found to be that this molecule is not aromatic, it is actually non-aromatic since it is non-planar. इसीलिए क्या होगा, non-planar क्यों हो गए, क्योंकि यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन्स हैं, if the molecule is planar, they are very close to each other and there is steric repulsion between the hydrogens. So in order to minimize this repulsion, right, molecule becomes non-planar, and अगर ये non-planar हो गया तो ये aromatic नहीं हो सकता, right, ये aromatic नहीं हो सकता. Then what we have seen in case of 8 aniline also, which is your cyclooctatetraene, I said that the molecule exists in the tub shape, therefore the molecule is what? It is non-aromatic, right? उस केस में भी molecule non-aromatic था, ठीक है? Homework question I'll discuss in the end. Okay? Or where is that homework question? Okay, so this was the homework question. Let us discuss this one. क्लास यहाँ पे देखो, ये मॉलिक्यूल को देखो, इस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के पास है क्या? लोन पेयर. और ऑक्सीजन बोरॉन के पास क्या है? वेकेंट पी ऑर्बिटल. वेकेंट पी ऑर्बिटल. सो व्हाट हैपेंस, होगा क्या है यहाँ पे? अ लोन पेयर एंड अ वेकेंट ऑर्बिटल ऑन द एडजेसेंट एटम्स. तो लोन पेयर किधर शिफ्ट होता है? फ्रॉम द लोन पेयर विल शिफ्ट टुवर्ड्स द वेकेंट ऑर्बिटल. सिमिलरली इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर और इसके पास है वेकेंट ऑर्बिटल, तो ये शिफ्ट होगा इसमें. नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल, ये इसमें डिलोकलाइज होगा. सो व्हाट वी कैन हैव इज इस मॉलिक्यूल को देखो तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज बोरॉन, दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज बोरॉन, दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज बोरॉन, दिस इज नाइट्रोजन, राइट? और हर एक के पास हाइड्रोजन है. इस मॉलिक्यूल को मैंने बताया था बोराजोल बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं, या बोराजीन भी बोलते हैं, बोराजीन. अभी अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या हो गया? इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड. नाइट्रोजन विल हैव पॉजिटिव क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दिया, बोरॉन ने लिया तो नेगेटिव, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, बोरॉन के ऊपर नेगेटिव, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, बोरॉन के ऊपर नेगेटिव. नाउ इफ यू सी तो हर एक बोरॉन का अगर आप देखो तो इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं. 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp2. सिमिलरली नाइट्रोजन को देखो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन sp2. So every atom in the ring is what? sp2 hybridized. और यहाँ पे आप देखो तो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड्स ऑल्टरनेट पोजीशन पे हैं. डबल बॉन्ड्स आर एट ऑल्टरनेट पोजीशन, तो ये क्या होगा? डीलोकलाइज होंगे, ठीक है? डीलोकलाइज होंगे थ्रू आउट द रिंग. And how many pi electrons are there which is involved in the delocalization? 6 pi electrons. तो हम क्या बोल सकते हैं? मॉलिक्यूल साइक्लिक है, मॉलिक्यूल प्लेनर है, हर एक एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है इन द रिंग. देयर इज कंप्लीट कॉन्जुगेशन थ्रू आउट द रिंग, पूरे रिंग में कंप्लीट कॉन्जुगेशन है. देन व्हाट डू यू हैव? कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. दैट मींस मॉलिक्यूल क्या होगा? एरोमेटिक होगा. सो दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट? एरोमेटिक. ओके, सो आगे देखते हैं. मैंने आप लोगों को एनिलीन्स में सिखाया that COT, cyclooctatetraene, is what? It is non-planar. 10 aniline is also what? It is non-planar, therefore it is not aromatic. Okay, now if we see fused aromatic systems, if we see fused aromatic systems के एक दो एग्जांपल ले लेते हैं जहां पे रिंग्स आपकी क्या होंगी? फ्यूज्ड होंगी, ठीक है? For example, I am taking naphthalene. ठीक है, this is your naphthalene.
नैफ्थलीन, ठीक है। सो दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट, अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखो तो फ्यूज्ड एरोमेटिक सिस्टम्स का मतलब क्या है, यहाँ पे दो रिंग्स जो है वो आपस में फ्यूज्ड है, दो कार्बन से, है ना, फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग्स। सो आपको इस मॉलिक्यूल में एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए क्या करना है, आपको इस पूरे सिस्टम को एज अ होल, इस पूरे सिस्टम को एज अ होल कंसिडर करना है और इसमें टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स चेक करने हैं। वैसे तो आपको सिस्टम पूरा साइक्लिक दिख ही रहा है, राइट, सिस्टम पूरा साइक्लिक दिख रहा है। हर एक कार्बन का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करो तो इट विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, इट विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, राइट, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। दैट मीन्स इस मॉलिक्यूल में थ्रू आउट द रिंग कॉन्जुगेशन होगा, कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रहा है। देन फ्यूज्ड एरोमेटिक सिस्टम्स में क्लास ध्यान देना कि जब भी आपकी फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग्स होंगी उसमें आपको टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को, जितने पूरे रिंग में टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है आपको सबको ऐड करके चेक करना है। सो दैट मीन्स यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 4 6 8 10। सो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स 5 पेयर्स, और यू कैन से ऑड पेयर, देयरफॉर ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इट इज योर एरोमेटिक कंपाउंड। ये हो गया एरोमेटिक। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट नैफ्थलीन के बाद मैं दूसरा ले रही हूँ यहाँ पे एग्जांपल, एंथ्रासीन। इफ आई एम टेकिंग दिस मॉलिक्यूल, यहाँ पे देखो तीन रिंग्स आपस में फ्यूज्ड हैं, तीन रिंग्स आपस में फ्यूज्ड हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज एंथ्रासीन। सो एंथ्रासीन में भी अगर आप देखो तो हर एक, I mean the entire ring, I mean this entire molecule is what, cyclic है। हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp2 आएगा, प्लेनर है, और पूरे रिंग में कंप्लीट कॉन्जुगेशन होगा, डबल सिंगल डबल ऑल्टरनेट पोजीशंस पे आपको हर जगह दिख रहा है। सो दिस इज गोइंग टू हैव कंप्लीट कॉन्जुगेशन। आपको टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को देखना है, तो कितने यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14। सो यहाँ पे आपके हो गए 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स 7 पेयर, है ना, ऑड पेयर। सो ये मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा, ये भी एरोमेटिक हो जाएगा, दिस इज आल्सो एरोमेटिक। सिमिलरली इफ यू हैव एंथ्रासीन के बाद अगर आपका है फेनंथ्रीन, तीन रिंग्स हैं, वन टू थ्री न्यू गया। इफ दिस इज कॉल्ड एज फेनंथ्रीन, तो फेनंथ्रीन भी आप बहुत ही क्लियरली देख सकते हो कि मॉलिक्यूल पूरा साइक्लिक है, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और ऑल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन है पूरे रिंग में। टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखो 2 4 6 8 10 12 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस दिस मॉलिक्यूल इज आल्सो एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक है। ये मॉलिक्यूल भी क्या हो गया आपका, दिस इज आल्सो एरोमेटिक, ठीक है। इफ यू हैव a molecule which is your this one, सो इस मॉलिक्यूल को देखो, तो ये पूरा मॉलिक्यूल आपको क्या दिख रहा है, साइक्लिक दिख रहा है। हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे sp2 आएगा, एंड डबल सिंगल डबल, 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 दैट मींस ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है थ्रू आउट द रिंग, सो कंप्लीट कॉन्जुगेशन होगा। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, 2 4 6 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो जाएगा, 4 पेयर, मतलब इवन पेयर, therefore this molecule is anti aromatic, ये anti aromatic होगा। is that clear class? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। similarly if you have a molecule which is like डबल सिंगल डबल, ये हो गया, चलो। सो इस पूरे मॉलिक्यूल को आप देखो तो ये मॉलिक्यूल आपको साइक्लिक तो दिख ही रहा है, हर एक कार्बन को अगर आप देखोगे, ठीक है,
हर एक कार्बन एटम्स को अगर आप देखोगे, सो इट विल बी इन द सेम प्लेन. इनफैक्ट दिस कार्बन इज व्हाट, sp है, तो ये भी क्या होगा, इसके साथ जिस जिस प्लेन में ये कार्बन होगा उसी प्लेन में ये भी कार्बन होगा, है ना. ठीक है. नाउ अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मॉलिक्यूल जो है, इस मॉलिक्यूल में आपके कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो 2 4 6. और क्योंकि यहाँ से सिर्फ एक पाई बॉन्ड रेजोनेंस में जाएगा, राइट. 2 4 6 8 10 12 14 16, तो यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं. देयरफॉर ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, दिस इज योर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड. दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, है ना. आपको यहाँ से इस वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को नहीं इंक्लूड करना, क्योंकि रेजोनेंस में क्या होगा, ये एक पाई बॉन्ड रेजोनेंस में जाएगा ना, राइट. सो उसको आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स मान के चलना, एंड देन you have to include that. So this molecule is what, it is anti aromatic. ठीक है. Now there is one example जिसमें आपका ये देखो. Now there comes the example. ये जो molecule है, this molecule is what, इसको बोलते हैं पायरीन. This molecule is called as pyrene. ठीक है. इसमें भी आप देख सकते हो कि रिंग्स जो है वो आपस में फ्यूज्ड है, रिंग्स भी आपस में फ्यूज्ड है. सो पायरीन इज एन एग्जाम्पल जहां पे आपको जो ऑब्जर्वेशन है वो हमें हमारी एक्सपेक्टेड बिहेवियर के बिल्कुल डिफरेंट मिल रहा है. सो पायरीन अगर देखो तो यहाँ पे आपकी क्या है, सारी रिंग्स आपस में फ्यूज्ड है. ठीक है, सारी रिंग्स आपस में फ्यूज्ड है. और अगर आप हर एक कार्बन एटम को देखोगे तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, दैट मींस इन द सेम प्लेन. एंड देयरफॉर अगर आप यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करो तो वो कितने आएंगे, दैट विल बी योर, इट विल बी 2 4 6 8 10 12 14 16, है ना. कितने आ रहे हैं, अगर आप यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को देखो तो 2 4 6, राइट, 8 10 12 14 एंड 16. तो इसके हिसाब से ये जो मॉलिक्यूल है हमें क्या मिलना चाहिए, एंटी एरोमेटिक मिलना चाहिए. और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत बहुत कम होती है, दे आर वेरी अनस्टेबल. बट ऑब्जर्वेशन क्या था कि पायरीन स्ट्रक्चर जो होता है वो रिलेटिवली काफी स्टेबल होता है एज कंपेयर टू व्हाट वी हैव एक्सपेक्टेड कि ये मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल होगा. और जब ये बहुत स्टेबल था, देन दी साइंटिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट दैट इस मॉलिक्यूल का एक्चुअली बिहेवियर क्या है. सो दे फाउंड दैट ये मॉलिक्यूल बिल्कुल एरोमेटिक कंपाउंड्स के जैसे बिहेव करता है. एंड देयरफॉर आपको ये याद रखना है कि ये जो मॉलिक्यूल है पायरीन, पायरीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड. ठीक है, पायरीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है. और इसमें आप जब एरोमेटिसिटी चेक करोगे तो आप इसमें जब हकल्स रूल अप्लाई करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स जो कि आपके सेंटर में पाया जाता है. या क्या बोलूं कि यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन है, पाई ऑल्टरनेट सिंगल डबल, तो ये जो आपके पेरिफेरल पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन. पेरिफेरल पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन. तो आप पेरिफेरल पाई इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ काउंट करोगे हकल्स रूल में. ठीक है, सिर्फ पेरिफेरल पाई इलेक्ट्रॉन्स को आपको हकल्स रूल में कैलकुलेट करना है. तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आप कैलकुलेट करोगे, 2 4 6 8 10 12 14. सो हियर यू हैव टू इंक्लूड ओनली 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, देयरफॉर ये मॉलिक्यूल क्या होगा, ये एरोमेटिक होगा. सो आपको ये चीज याद रखनी है. दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट, this is aromatic. So what you have done, you have only calculated the peripheral pi electrons. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट साइक्लिक डीलोकलाइजेशन देखा जाता है. अगर ये एंटी एरोमेटिक होता तो ये मॉलिक्यूल आपके रूम टेम्परेचर पे स्टेबल ही नहीं होता. ठीक है, और जो आपके एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करते और उनमें कोई रेजोनेंस नहीं होता. बट इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि इसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स का. सो दैट मींस दिस मॉलिक्यूल इज बिहेविंग एज व्हाट, एरोमेटिक कंपाउंड. एंड इन दिस ओनली द पेरिफेरल पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन डीलोकलाइजेशन. ठीक है. So therefore you have to count only 14 pi electrons. So this molecule is what, it is aromatic.
ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। सो दिस इज द मॉलिक्यूल, ठीक है, दिस इज द मॉलिक्यूल, ठीक। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वेदर दिस इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। तो यहाँ पे देखो साइक्लिक है पूरा सिस्टम, ठीक, हर एक कार्बन को देखो जो कि रिंग में है, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ऑल्टरनेट डबल सिंगल डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। और यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 2 4 6 8 10। और क्लास यहाँ पे एक चीज याद रखना कि यहाँ पे जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का, इवन दो, सुनो मेरी बात सुनो, इवन दो यू कैन सी दैट ये डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड और ये लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर ऑल्टरनेट पोजीशन पे है, बट दिस लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, ये लोकलाइज्ड है। क्योंकि अगर ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज और फ्री इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी पाई इलेक्ट्रॉन। तो वहां पे क्या हो जाता, वहां पे क्या हो जाता, अगर ये लोन पेयर इन्वॉल्व होता तो इट वुड हैव बीन काउंटेड एज द पाई इलेक्ट्रॉन, एंड देन कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाते, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक होता, हाईली अनस्टेबल। बट मैंने क्या बोला कि यूजुअली एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स अपने आप को ज्यादा स्टेबलाइज करने के लिए कुछ ऐसा करते हैं सो दैट दे बिकम आइदर नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक। तो यहाँ पे ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, क्योंकि अगर ये लोकलाइज्ड है तो देयर आर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन डीलोकलाइजेशन, and the molecule is what, it is aromatic. So यहाँ पे 10 pi electrons, याद रखिएगा लोन पेयर लोकलाइज्ड है, ठीक है। एंड इसीलिए ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, डीलोकलाइज होता तो आप इसको sp2 बोलते। 10 pi electrons, therefore this molecule is what, it is aromatic। सारे स्पेशल केसेस, सारे एक्सेप्शनल केसेस मैंने लिखवा दिए आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो, अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, बेसिकली इफ आई एम टेकिंग वन इम्पॉर्टेंट एग्जांपल जिसमें मैंने आइसोलेटेड फिनाइल रिंग्स ली हुई है, बाइफिनाइल, बाइफिनाइल, बाइफिनाइल। सो व्हाट इज बाइफिनाइल, जिसमें दो रिंग्स तो हैं, आई मीन इट इज जिसमें रिंग्स आपस में जुड़ी तो हैं, बट दे आर नॉट फ्यूज्ड विद द हेल्प ऑफ टू कार्बन एटम्स, हर एक रिंग दो कार्बन एटम से जुड़ी नहीं है, इसमें दो इंडिविजुअल रिंग्स हैं, आइसोलेटेड फिनाइल रिंग्स, आइसोलेटेड फिनाइल रिंग्स। फटाफट से देख लो, आइसोलेटेड फिनाइल रिंग्स में आपको एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए इंडिविजुअल रिंग्स की एरोमेटिक कैरेक्टर को चेक करना है, इसको एरोमेटिक अलग से चेक करोगे, इसको एरोमेटिक अलग से चेक करोगे, ठीक है। इंडिविजुअल एरोमेटिक रिंग्स को चेक करना है, ऐसा नहीं है कि आपको टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि अगर आप टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करोगे सो इट इज गोइंग टू बी 2 4 6 8 10 12, तो ये पूरा मॉलिक्यूल आपको एंटी एरोमेटिक दिखेगा। बट जब आपकी आइसोलेटेड रिंग्स, फिनाइल रिंग्स कनेक्टेड है, दिस इज नॉट फ्यूज्ड, फ्यूज्ड में आपकी हर एक रिंग जो है वो देखो दो दो कार्बन से कनेक्टेड थी, है ना, फ्यूज्ड थी। इसमें आपको कैसे एरोमेटिक कैरेक्टर चेक करना था, आपने टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट किया था हकल्स रूल में। बट जब आपकी रिंग्स आइसोलेटेड, दो फिनाइल रिंग्स कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो आपको इंडिविजुअल रिंग के एरोमेटिक कैरेक्टर को चेक करना है। इफ यू चेक दिस रिंग, तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंड इफ बोथ द रिंग्स आर एरोमेटिक देन दिस सिस्टम, एंटायर सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी एरोमेटिक। तो इसमें आपको इंडिविजुअल रिंग्स को चेक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्यूज्ड रिंग के जैसे टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट नहीं करना है, तो ये भी चीज याद रखिएगा। सारे एक्सेप्शनल या डिफरेंट बिहेवियर वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स है, आप डिस्कस दैट। इज दैट क्लियर क्लास, ठीक है, ठीक है ना।
ओके, नाउ नाउ चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ और कंपाउंड्स की। तो ये हमारे एरोमेटिक कैरेक्टर हो गया, एरोमेटिक कैरेक्टर हो गया। नाउ इफ आई एम टेकिंग एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए कुछ और एग्जांपल्स ले रही हूँ। आई एम टेकिंग इनटू फल्वलिन्स। अभी मैंने एनिलीन्स लिया था, एनिलीन्स में चेक किया था एरोमेटिक कैरेक्टर। अभी हम फल्वलिन्स में चेक करेंगे, ठीक है। फल्वलिन्स में क्या होगा, देखो फल्वलिन्स जो होते हैं, मैं पहले एक एग्जांपल ले लेती हूँ। ये स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। ये सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फल्वलिन। फल्वलिन क्या होता है, फल्वलिन्स आर द हाइड्रोकार्बन्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ टू फुल्ली कॉन्जुगेटेड रिंग्स एंड दे आर जॉइंड बाय एन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। मतलब इसमें दो फुल्ली कॉन्जुगेटेड रिंग्स एक दूसरे के साथ जुड़ी होंगी। अगर आप इस रिंग को देखो तो ये फुल्ली कॉन्जुगेटेड है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। इस रिंग को देखो तो दिस इज ऑल्सो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। फुल्ली कॉन्जुगेटेड रिंग्स आपस में कनेक्टेड है थ्रू एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। रिंग के बाहर जो डबल बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक, साइक्लिक के बाहर, साइकिल के बाहर। तो दे आर कनेक्टेड थ्रू एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, फल्वलिन्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, फल्वलिन्स बोलते हैं। अब देखो इसमें जब आपको ऐसे कंपाउंड्स गिवन होंगे क्वेश्चन में और आपको पता करना है कि ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, तो कुछ कंपाउंड्स में some molecules become aromatic after the breaking of bond. Some molecules become aromatic after the breaking of bond. तो फल्वलिन्स में आप बॉन्ड को ब्रेक करके चेक करोगे कि मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। तो ये करते कैसे हैं क्लास, इधर देखो, हाउ डू वी डू दिस। इसको हम करेंगे कैसे, इसमें हम एरोमेटिसिटी किस तरह से चेक करेंगे वो देख लीजिए। इसमें हम इस तरह से एरोमेटिसिटी को चेक करते हैं दैट फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल लिया हुआ है ना, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स के साथ दो रिंग्स जुड़ी हुई हैं, ठीक है। नाउ अब आप इस मॉलिक्यूल को देखो तो इसमें डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जो है इसको ब्रेक करेंगे। अभी अगर आप इसको ब्रेक करते हो तो इसमें दो रास्ते हैं इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के, ठीक है। देखो इफ आई एम ब्रेकिंग दिस डबल बॉन्ड इस तरह से हेट्रोसाइक्लिक क्लीवेज करेंगे इस डबल बॉन्ड का, ठीक है। अगर हम ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो शिफ्ट किधर करते हैं, आई मीन हेट्रोसाइक्लिक अगर तोड़ रहे हैं, लार्जर रिंग को क्या दे रहे हैं, लार्जर रिंग को अगर हम दे दें आपका पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्ड इस तरह तोड़ा, हेट्रोसाइक्लिक क्लीवेज में बॉन्ड हमने लार्जर रिंग की तरफ तोड़ा, पाई इलेक्ट्रॉन्स लार्जर रिंग की तरफ दिए, तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, यहाँ पे क्या हो जाएगा दैट यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, ठीक है, ऐसा। और दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है, जब इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम स्मॉलर रिंग की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स को स्मॉलर रिंग की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो उस केस में जो आपका सिस्टम बनेगा वो कैसा होगा, दिस इज डबल बॉन्ड, फिर ये क्या हो गया आपका नेगेटिव कहाँ पे आएगा, स्मॉलर रिंग के पास आएगा और इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, ठीक है। आपने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को तोड़ दिया। दो तरीके, एक बार हमने पाई इलेक्ट्रॉन्स को लार्जर रिंग की तरफ हेट्रोसाइक्लिक बॉन्ड क्लीवेज करना है, एक बार हमने इस तरह से क्लीव किया दैट द पाई इलेक्ट्रॉन्स हैव ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द लार्जर रिंग, और एक बार पाई इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द स्मॉलर रिंग। तो अगर आप इन दोनों कंडीशंस को चेक करने के बाद ये जो सिस्टम बन रहा है इसको देखो, इफ यू चेक दिस सिस्टम, तो यहाँ पे आपको ये जो छोटी वाली रिंग है, ये दो आइसोलेटेड रिंग्स है ना, तो आइसोलेटेड रिंग्स को इंडिविजुअली चेक करो। तो यहाँ पे आप इस छोटी वाले रिंग सिस्टम को देखो तो ये क्या हो गया, साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लिक है, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये छोटी वाली रिंग क्या हो गई, ये आपको एरोमेटिक दिख रही है। अभी आप इस लार्जर रिंग को देखो, तो लार्जर रिंग को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये जो सिंगल आई मीन दिस नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव सिंगल डबल,
डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज अगर डीलोकलाइज हुआ, राइट, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा. सो अब यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. दैट मीन्स ये वाला भी एरोमेटिक. तो देखो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे दोनों रिंग्स एरोमेटिक हो गई. सो दैट मीन्स एंटायरली दिस मॉलिक्यूल बिकम्स व्हाट? एरोमेटिक. ठीक है. अब अगर आप यहाँ पे चेक करो, इफ द बॉन्ड इज ब्रोकन इन दिस वे, तो यहाँ पे ये सिस्टम बन रहा है. इस सिस्टम में अगर आप ध्यान से देखो तो क्या होगा, ये जो छोटी वाली रिंग है, इट इज डबल सिंगल नेगेटिव, मतलब ऑल्टरनेट पोजिशंस पे प्रेजेंट है. सो नेगेटिव चार्ज कैन गेट डीलोकलाइज्ड. तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 पाई. 4 पाई का मतलब ये रिंग एंटी एरोमेटिक हो गई. अगर आप इस रिंग को चेक करो तो यहाँ पे भी क्या होगा, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल डबल, मतलब पॉजिटिव या वेकेंट ऑर्बिटल के साथ पाई इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड रेजोनेंस में जाएंगे. तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये वाली रिंग भी एंटी एरोमेटिक. सो अगर पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये दोनों रिंग्स एंटी एरोमेटिक हो जाएंगी, राइट, एंड दिस विल बी हाईली हाईली अनस्टेबल. देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये पाई बॉन्ड किधर टूटेगा? ये इस तरफ तो बिल्कुल नहीं टूटेगा. इट विल बी ब्रेकिंग इन दिस वे. यहाँ पे हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन ऐसे नहीं होगा, इस तरह से होगा. एंड देयरफॉर द सिस्टम बिकम्स व्हाट? ये जो सिस्टम होगा, तो क्वेश्चन आपको ऐसे दिया होगा, आपको बॉन्ड तोड़ करके चेक करना होगा कि मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा या नहीं होगा. सो यू हैव टू टेल दैट इन दिस केस फल्वलिन्स में या कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जहां पे एरोमेटिक कैरेक्टर को हम बॉन्ड तोड़ने के बाद चेक करते हैं. ठीक है. एंड ये जो बॉन्ड है, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड कैन ब्रेक एट रूम टेम्परेचर. दिस टाइप ऑफ बॉन्ड कैन ब्रेक एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इट इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर. द एनर्जी रिक्वायर्ड इज समवेयर अराउंड 20 किलो जूल्स पर मोल, व्हिच इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर. ठीक है. इट कैन ब्रेक एट रूम टेम्परेचर एज द एनर्जी required to break the bond is available at room temperature. 20 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी चाहिए होती है जो कि रूम टेम्परेचर पे मिल जाती है. इसीलिए ये मॉलिक्यूल्स एक्चुअली में क्या करते हैं, बॉन्ड को तोड़ करके अगर ये एरोमेटिक हो रहे तो खुद को उस फॉर्म में एग्जिस्ट कराते हैं. तो इसका मतलब देखो क्लास, आपको मॉलिक्यूल ये गिवन होगा, ठीक है, आपको ये मॉलिक्यूल गिवन था, बट एक्चुअली अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखो तो इट इज फाउंड टू बी, ये मॉलिक्यूल जो है हमें नॉन पोलर दिख रहा है, बट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये पाया गया था कि ये मॉलिक्यूल जो होता है वो पोलर होता है, क्योंकि ये ज्विटर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. दिस मॉलिक्यूल एग्जिस्ट्स इन दी ज्विटर आयनिक फॉर्म. ये इस तरह से एग्जिस्ट करेगा. एक्चुअली ये इस तरह से एग्जिस्ट करता है प्लस माइनस के फॉर्म में, जिसको ज्विटर आयनिक फॉर्म बोलते हैं. दिस इज ज्विटर आयनिक फॉर्म, ज्विटर आयन. ठीक है. तो ये मॉलिक्यूल क्योंकि ज्विटर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जो है, इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो कुछ ना कुछ होगा, जीरो नहीं होगा. सो दिस मॉलिक्यूल वाज व्हाट? इट वाज फाउंड टू बी पोलर. और ये पोलर क्यों हुआ? क्योंकि मॉलिक्यूल एक्चुअली अपने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को ब्रेक कर लेता है और एक ज्विटर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. देयरफॉर इट वाज फाउंड टू बी पोलर. और अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसके अकॉर्डिंग इट वाज फाउंड टू बी, इट वाज सपोज्ड टू बी नॉन पोलर, बट मॉलिक्यूल एक्चुअली इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. एंड ये सारी चीजें प्रूफ कैसे करी गई थी? उसके डाइपोल मोमेंट के थ्रू. दैट मॉलिक्यूल हैज सम डाइपोल मोमेंट, वो पोलर मॉलिक्यूल होता है. ठीक है. इज दैट क्लियर? ठीक है. रूम टेम्परेचर बोला मैंने, रूम टेम्परेचर सुनते नहीं हो तुम सब, है ना? दैट मीन्स जब मैं बोल रही होती हूँ साथ में लिख भी रही होती हूँ. इज दैट क्लियर क्लास? So some molecules, in some cases, you have to check the dipole moment. I mean, you have to check the aromatic behavior by breaking the bonds. ठीक है. चलो आगे देखते हैं. ठीक है. Similarly, if you have चलो फटाफट से देख लो. If we have a molecule something like this, ठीक है, दो रिंग्स है जो कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ी हुई हैं. तो बॉन्ड को ब्रेक करके चेक कर लो. थोड़ा दिमाग लगा लेना बॉन्ड किस तरह से ब्रेक होगा. अगर ये जो डबल बॉन्ड है इसको हम लार्जर रिंग की तरफ शिफ्ट करें, ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल गेट, क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव, दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे इस छोटी वाली रिंग में आपको कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, छोटी वाली रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब छोटी वाली रिंग में कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। अब आप यहाँ पे देखो, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, राइट। तो यहाँ पे क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन होगा, बिल्कुल होगा। ये नेगेटिव अगर इधर शिफ्ट करेगा तो ये इधर जाएगा, और जब ये इधर जाएगा तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे, राइट। मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज समथिंग लाइक ओ पे माइनस, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। अब आप देखो तो आपको बिल्कुल बेंजीन की जैसी रिंग दिख रही है ना, बेंजीन की जैसी रिंग दिख रही है। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आप इस वाले रिंग में लोगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज ऑल्सो व्हाट, एरोमेटिक। और ये वाली रिंग भी क्या हो गई, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाली, ये भी एरोमेटिक। तो द मॉलिक्यूल एज अ होल, दिस सिस्टम, क्वेश्चन ये गिवन होगा, ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है या नहीं है। सो ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। आपने चेक कैसे किया, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को तोड़ करके। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसमें मैंने 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स किसको किसको लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ। आप ये बोल सकते हो कि कॉन्जुगेशन में ये वाला भी पाई बॉन्ड इन्वॉल्व है, तो इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये रिंग के बाहर है। एरोमेटिक कैरेक्टर हमेशा लूप में, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स लूप में, रिंग में, उसको देखते हैं। ये बाहर वाले रिंग के बाहर है, इसको इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। सो दिस मॉलिक्यूल एज अ होल इज व्हाट, इट इज एरोमेटिक इन नेचर, ठीक है। दिस मॉलिक्यूल एज अ होल इज व्हाट, इट इज एरोमेटिक इन नेचर। इज दैट क्लियर क्लास, सबको क्लियर है ना, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो डन, ओके। So there comes a question. What we have to compare? We have to compare the dipole moment. देखो बहुत सारे questions बनते हैं. Compare dipole moment. ठीक है? And let's suppose आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है molecule. ठीक है? And then what is given? B is given. And ठीक है, so you have to compare the dipole moment of these two molecules. ठीक है, इन दोनों का डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है। तो डाइपोल मोमेंट कंपेयर करने के लिए देखो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है, अगर आप देखो तो यहाँ पे डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, राइट। व्हाट हैपेंस अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करे टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। दिस वुड बिकम्स, कैसे होगा ये फिर, दिस इज गोइंग टू बी O माइनस, और कार्बन पे आ गया प्लस, ठीक है। अब आप ध्यान से इस रिंग को देखो, इस रिंग को अगर आप देखो, एरोमेटिक बिहेवियर हमेशा रिंग की प्रॉपर्टी होती है। डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव मतलब वेकेंट ऑर्बिटल, डीलोकलाइजेशन कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। तो क्या ये बॉन्ड इधर ब्रेक होना चाहेगा, बिल्कुल नहीं होना चाहेगा, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करने के बाद क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइजेशन में जाना चाहेंगे, नहीं जाना चाहेंगे, क्यों, क्योंकि रिंग में एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहा है जो कि इसको बहुत अनस्टेबल करेगा, ठीक है। बट इफ यू सी दिस मॉलिक्यूल, तो इस मॉलिक्यूल में अगर आप ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व कराते हो डीलोकलाइजेशन में, तो आपको क्या मिलता है, O पे माइनस, राइट, इस रिंग पे प्लस। सो नाउ इफ यू लुक एट दिस रिंग, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स जब ऑक्सीजन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये रिंग में हो गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स ये रिंग हो गई एरोमेटिक। तो ये एरोमेटिक बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी इस रिंग को दे रहा है, देयरफॉर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स फटाफट से शिफ्ट होना चाहेंगे। सो दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल इस आयोनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहेगा, और अगर ये इस आयोनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहेगा, राइट, तो पोलर होगा, पोलर होगा तो इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ तो होगा, राइट।
इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ तो होगा। एंड इन दिस केस यहाँ पे ये मॉलिक्यूल पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होना चाहेंगे, राइट, शिफ्ट बिल्कुल नहीं होना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक कैरेक्टर उसको प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर रहना चाहेगा, ठीक है। सो अगर आप डाइपोल मोमेंट कंपेयर करो, लेट्स सपोज कंपैरिजन का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली बी का क्या होगा, ज्यादा होगा ए से। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दी, क्या सॉल्व कर सकते हो आप यहाँ पे, इस डाइपोल मोमेंट को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। यू कैन कंपेयर द डाइपोल मोमेंट। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, अगर मान लो इसी में एक और ऑप्शन ऐड कर दिया होता, एक और ऑप्शन ऐड कर दिया होता, सी वाज लाइक समथिंग दिस, अगर ऐसा होता सी में, तो सी में क्या होता, सी इज, इवन इफ इसको माइनस दे दो, इसको प्लस दे दो, तो ये मॉलिक्यूल तो होता क्या, ये जो आपको रिंग दिख रही है, इवन इफ इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव आ रहा है, तो रिंग तो अभी भी क्या है ना, नॉन प्लेनर है, रिंग में तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है। रिंग तो अभी भी आपकी क्या है, ये वाला कार्बन sp3, ये वाला कार्बन sp3, ठीक है। तो ये नॉन प्लेनर रिंग है, एंड इनफैक्ट देयर इज नो कॉन्जुगेशन आल्सो इन द रिंग, रिंग में कोई कॉन्जुगेशन भी नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। सो स्टेबिलिटी वाइज हमें पता है कि स्टेबिलिटी वाइज क्या होता है आपका, एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल, देन नॉन एरोमेटिक। स्टेबिलिटी वाइज हमें पता है कि क्या हो जाता है, एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक। तो कौन एग्जिस्ट करेगा सबसे ज्यादा, ऑब्वियसली एरोमेटिक। ये एरोमेटिक है तो ये सबसे ज्यादा बनना चाहेगा, है ना। नॉन एरोमेटिक उसके बाद एंटी एरोमेटिक। सो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें डाइपोल मोमेंट, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा डाइपोल मोमेंट इफ वी कंपेयर इन दिस केस, तो सबसे ज्यादा बी का, उसके बाद ये तो एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि नॉन एरोमेटिक है, तो ये हो जाएगा सी। एंड आफ्टर दैट ए तो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहेगा क्योंकि एंटी एरोमेटिक, सो बी सी ए। सो दिस हाउ वी कैन कंपेयर द डाइपोल मोमेंट। इज दैट क्लियर क्लास? ठीक है, नेक्स्ट देखो, ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट इज व्हाट, अगर कभी कभी क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं, यू हैव टू कंपेयर reactivity towards silver nitrate. You have to compare reactivity towards silver nitrate. ठीक है, तो देखो होता क्या है, एल्काइल हैलाइड ये एक रिएक्शन है, आगे चल के आप लोग पढ़ोगे भी, दिस इज अल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, हैलाइड मींस हैलोजन, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो देखो होता क्या है, जब एल्काइल हैलाइड का मान लो आप रिएक्शन करवा रहे हो सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो रिएक्शन क्या होती है ना, एल्काइल हैलाइड में जो हैलोजन होगा, दिस मॉलिक्यूल कैन एक्चुअली बी एज प्लस एंड एक्स माइनस, ठीक है, आर प्लस एंड एक्स माइनस। तो हैलाइड जो है वो नेगेटिवली चार्ज और जो अल्काइल ग्रुप है वो पॉजिटिवली चार्ज। और सिल्वर नाइट्रेट से हमें क्या मिलता है, सिल्वर नाइट्रेट से हमें मिलता है Ag प्लस एंड NO3 माइनस। तो क्या होता है, Ag प्लस और X माइनस, Ag प्लस और X माइनस आपस में कंबाइन करके क्या देंगे, it will give us AgX, ठीक है। और Rx जब ब्रेक करेगा तब R प्लस एंड X माइनस मिलेगा, ठीक है। फिर X माइनस हलाइड जो है वो सिल्वर के साथ कंबाइन करके AgX। एंड यूजुअली क्या होता है ना, यूजुअली क्या होता है, अगर आपका यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड हो, सिल्वर ब्रोमाइड हो, सिल्वर आयोडाइड हो, तो ये सारे के सारे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आएंगे। इफ हैलोजन, इफ एक्स यहाँ पे क्या हो जाए Cl माइनस, यहाँ पे क्या हो जाए Br माइनस, यहाँ पे क्या हो जाए I माइनस, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है ये होता है आपका व्हाइट पीपीटी, और ये जो AgBr होता है दैट्स अ पेल येलो पीपीटी, एंड सिल्वर आयोडाइड जो होता है वो आपका अच्छा खासा येलो पीपीटी होता है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस आते कैसे हैं, क्वेश्चन क्या होगा, आपको ऑप्शन ए दिया है, ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं, राइट ये आपके 3 मॉलिक्यूल्स हैं, विच इज यहाँ पे क्लोराइड लगा हुआ है, देन यू हैव
यहाँ पे क्लोराइड लगा हुआ है, एंड देन यू हैव, ठीक है, यहाँ पे क्लोराइड लगा हुआ है, ठीक है। ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं। अब आपको कंपेयर क्या करना है, इनकी रिएक्टिविटी कंपेयर करनी है सिल्वर नाइट्रेट की तरफ, ठीक है, कि ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। सो बेसिकली हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें Cl- को निकालना है ना। Cl- को तोड़ो, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन करो, Cl- बाहर निकालो, Cl- बाहर निकालो, Cl- बाहर निकालो। जब आप Cl- को बाहर निकालते हो तो कार्बन के ऊपर प्लस आएगा, कार्बन के ऊपर प्लस आएगा, और कार्बन के ऊपर प्लस आएगा। नाउ जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बनेगा, ठीक है। सो आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो कि ये जो रिंग बनेगी ये एरोमेटिक बनेगी, एंड देयरफॉर दिस इज हाईली स्टेबल। एरोमेटिक बहुत स्टेबल होता है, तो होगा क्या, ये बॉन्ड फटाफट टूटना चाहेगा। क्यों टूटना चाहेगा, क्योंकि इसको तोड़ने के बाद जो आपका इंटरमीडिएट मिल रहा है, इंटरमीडिएट दैट्स हाईली स्टेबल इंटरमीडिएट मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे Cl- फटाफट बाहर निकलेगा। यहाँ पे क्या है, Cl- के बाहर निकलने के बाद जो इंटरमीडिएट आ रहा है दैट इज एंटी एरोमेटिक, एंड ये हाईली अनस्टेबल है। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक नहीं होना चाहेगा, बिल्कुल नहीं होना चाहेगा। Cl- बाहर नहीं जाना चाहेगा, क्यों, क्योंकि निकलने के बाद सिस्टम हाईली अनस्टेबल हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, Cl- बाहर निकालने के बाद आपको जो सिस्टम मिल रहा है ये नॉन एरोमेटिक मिल रहा है। तो नॉन एरोमेटिक ठीक ठाक होता है, ठीक है, इतना अनस्टेबल नहीं होता। तो यहाँ पे आपको रिएक्टिविटी पूछ रहा है, ठीक है। अब जब Cl- बाहर निकलेगा तभी तो सिल्वर नाइट्रेट में Ag+ के साथ कंबाइन करके प्रेसिपिटेट देगा। Cl- सबसे स्टेडीली कहाँ पे निकलेगा बाहर, यहाँ निकलेगा, क्योंकि बॉन्ड यहाँ पे इजीली ब्रेक करेगा, बड़े आराम से ब्रेक करेगा। यहाँ बॉन्ड ब्रेक ही नहीं करेगा, यहाँ पे ठीक ठाक ब्रेक कर जाएगा। तो Cl- सबसे पहले निकला तो Ag+ के साथ कंबाइन करके पीपीटी यहाँ पे सबसे पहले आएगा। सो द रिएक्टिविटी ऑर्डर, देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे रिएक्टिव कौन सा होगा इसमें, बी, उसके बाद कौन सा होगा, ए, उसके बाद कौन सा होगा, सी, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पे हमने जो रिएक्टिविटी चेक करी है, रिएक्टिविटी जो चेक करी है वो कैसे चेक करी है हमने, हमने कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी से चेक किया है। वी हैव चेक्ड दैट थ्रू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, ठीक है। हमने कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी के थ्रू इसको चेक किया है। इज दैट क्लियर क्लास, ठीक है, ठीक है ना। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है, आपके इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ, है ना, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। नाउ कभी कभी इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करना होगा तो कैसे करोगे आप, मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल बी, मॉलिक्यूल सी, ठीक है। आपको इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, चेक करो स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। सो यू कैन वेरी क्लियरली सी दिस। क्या देख सकते हो आप यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, इस मॉलिक्यूल में ये देखो कार्बोकटायन दिख रहा है ना। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डीलोकलाइज हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है ना, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, दैट मींस वेकेंट ऑर्बिटल, रेजोनेंस होगा। डबल सिंगल पॉजिटिव मतलब वेकेंट ऑर्बिटल, रेजोनेंस होगा। डबल सिंगल लोन पेयर, रेजोनेंस यहाँ पे भी हो रहा है, डबल सिंगल लोन पेयर, रेजोनेंस यहाँ पे भी हो रहा है। सो दैट मींस थ्रू आउट द रिंग रेजोनेंस होगा, थ्रू आउट द रिंग रेजोनेंस होगा। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, ये इधर शिफ्ट होगा,
तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मतलब वेकेंट ऑर्बिटल एंड लोन पेयर एडजेसेंट एटम, फिर ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। मैंने डायरेक्टली बना दिया है ना, मैंने इंडिविजुअल स्टेप्स नहीं शो किए, डायरेक्टली बना दिया। तो ये ऐसे हो जाएगा। एंड देन आप जरा ध्यान से देखो, ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव एक ये। सो अब देखो ये जो रिंग है इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं? इस रिंग में आपको कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं क्लास? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो कि डीलोकलाइजेशन में जाएंगे, देयरफॉर इट बिकम्स एरोमेटिक। ये रिंग एरोमेटिक हो जाएगी, है ना। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा? अगर इस रिंग में आप देखो तो डीलोकलाइजेशन कैसे होगा? नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव चार्ज हमेशा शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स द डबल बॉन्ड, राइट। और फिर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज शिफ्ट करेगा तो ये इधर आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव हो जाएगा। और एंड यू कैन इवन सी दैट डबल सिंगल लोन पेयर भी आपका क्या होगा? लोन पेयर भी डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेट पोजीशन पे, तो ये डीलोकलाइज होगा, डीलोकलाइज होगा। तो इस सिस्टम में अगर आप देखो तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स टोटल इन्वॉल्व होंगे पूरे कॉन्जुगेशन में? ये वाला भी पाई, आई मीन नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व होगा डीलोकलाइजेशन में, ये लोन पेयर भी इन्वॉल्व हो रहा है डीलोकलाइजेशन में, एंड दीज 2 पाई बॉन्ड्स। तो यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस विल बिकम एंटी एरोमेटिक, सिस्टम एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कार्बन क्या है? दिस कार्बन इज व्हाट? sp3 है ना, नॉन प्लेनर हो गया। नॉन प्लेनर का मतलब क्या हो गया? इस वाले पार्ट में तो रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस ही नहीं है ना, कैसे होगा? डबल डबल सिंगल सिंगल डबल, बात वही है कि यहाँ पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी नहीं है। नॉन प्लेनर होगा तो कॉन्जुगेशन पूरा हो ही नहीं सकता। सो दिस इज योर नॉन एरोमेटिक। ये एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ए, उसके बाद कौन होगा? सी, उसके बाद कौन होगा? बी। इज दैट क्लियर क्लास? I hope that is clear. So I've taken almost all different types of questions जो कि आपके बन सकते हैं किस पे? aromatic compounds पे। बहुत अलग अलग examples भी हमने आपका पूरा cover किया है। annulenes, fulvarenes, right? Isolated phenyl ring में आपको individual ring check करनी है। fused rings में आपको total number of pi electrons को क्या करना है? लेना है और हकल्स रूल लगाना है, ठीक है। सो आपको ये सारी चीजें अलग अलग केसेस जो बताए हैं वो सब याद रखने हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, याद रहेगा ना वो आप लोगों को? ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर नाउ। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये सारी चीजें। अब एक और चीज मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि जो आपके एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, वन ऑफ द लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड, एक ही होगा डीलोकलाइज्ड, दूसरा तो लोकलाइज्ड होता है ना। नाउ इफ यू ऑल रिमेम्बर, तो मैंने आप लोगों को बताया था एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो मैंने आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बताए थे, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। सो मैंने आपको बोला था कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स जनरली अपने आप को ज्यादा स्टेबल कंपाउंड में चेंज करने की कोशिश करते हैं, बताया था ये चीज। सो बेसिकली दिस इज साइक्लोब्यूटाडाइइन, है ना। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। सो दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट? इट इज एंटी एरोमेटिक। ये मॉलिक्यूल क्या होता है? एंटी एरोमेटिक होता है। अब इस मॉलिक्यूल में होता क्या है एक्चुअली क्लास? देयर इज अ रूल जिसको हम बोलते हैं पॉलीगन रूल। ठीक है, एक रूल होता है जिसको हम पॉलीगन रूल बोलते हैं, जिसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं। तो बेसिकली मैं वो रूल नहीं पढ़ा रही हूँ बिकॉज वो आउट ऑफ सिलेबस होता है। आप बस इस चीज को याद रखिए कि जब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स का? इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पॉलीगन रूल के हिसाब से, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम दिखाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, तो जब आप इसका पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपके होते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये होते हैं आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो
तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है, अनपेयर्ड है. 2 electrons are present in unpaired state, present in unpaired state. ठीक है. तो अगर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये जो सिस्टम है, ये क्या हो गया, ये पैरामैग्नेटिक हो गया. अनपेयर्ड स्टेट, पेयर्ड होते हैं तो डायमैग्नेटिक होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं तो पैरामैग्नेटिक होते हैं. ठीक है. सो दिस इज योर अनपेयर्ड स्टेट में प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या होता है, ये पैरामैग्नेटिक होता है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम ये एक चीज बोल सकते हैं कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं, पहली चीज तो वो आपके जनरली रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करते, एंड देयरफॉर दे डू नॉट शो रेजोनेंस एट द रूम टेम्परेचर, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं अनपेयर्ड स्टेट में. और इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके अनपेयर्ड स्टेट में है तो वो क्या होता है, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं एंड हाईली अनस्टेबल होते हैं. आपको पता ही है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल. ठीक है. तो पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स do not show resonance at room temperature because 2 electrons are present in unpaired state that is why they are highly reactive. ये बहुत रिएक्टिव होते हैं. रिएक्टिव का मतलब क्या होगा, अनस्टेबल, और यू कैन से व्हाट, और अनस्टेबल, है ना. स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. ठीक है. अब दूसरी चीज क्या होती है कि हाई रिएक्टिविटी की वजह से ये क्या होते हैं, ये जनरली टेंड टू रिएक्ट, और दे रिएक्ट इन सच अ वे कि अपने आप को ज्यादा स्टेबल कंपाउंड में चेंज कर लें. ठीक है. चलो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रही हूँ. Compare the stability of resonating structure अगर मैं यहाँ पे ले लूँ आपका आई एम टेकिंग दिस मॉलिक्यूल ए, नैफ्थलीन है ये, नैफ्थलीन. इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर आप ड्रॉ करो, तो क्या होगा इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसे आएंगे. दिस इज बी, एंड दिस इज सी. क्लास जरा ध्यान से देखो, इन तीनों में डिफरेंस क्या है. दीज आर दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ नैफ्थलीन, और आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है. स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए मैंने आपको बताया था कुछ रूल्स, पोलर, नॉन पोलर, देन कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऑल दोस थिंग्स.
तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज सारे के सारे क्या है आपके, सारे के सारे आपके कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, देन सब में हर एक एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, राइट। देन यू डोंट हैव एनी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे इन तीनों में अगर ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखे तो स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, राइट। तो आप कैसे कंपेयर करोगे क्लास, जरा आप ध्यान से देखो, क्योंकि अब हमने एरोमेटिक कैरेक्टर पढ़ लिया है। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप क्या देख सकते हो कि ये रिंग 2 4 6, अगर आप देखो तो ये बेंजीन के जैसे रिंग दिख रही है आपको बिल्कुल, ठीक है। एंड अगर आप इस रिंग को देखो तो ये जो पाई बॉन्ड है विच इज इन द मिडिल, ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है ये है ना, ये वाला डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, अगर आप इस रिंग को देखो तो ये रिंग भी आपको बिल्कुल बेंजीन के जैसी दिख रही है, ये रिंग भी आपको बिल्कुल बेंजीन के जैसे दिख रही है। सो इसमें आपको बेंजीन के जैसे दो रिंग्स दिख रही हैं, बेंजीन के जैसे दो रिंग्स दिख रही हैं। सो वी कैन से दैट यहाँ पे दो बेंजीनॉइड रिंग्स है, यहाँ पे दो बेंजीनॉइड रिंग्स दिख रही है हमें, बेंजीन जैसी, टू बेंजीनॉइड रिंग्स मतलब बेंजीन जैसी रिंग्स है यहाँ पे बिल्कुल, है ना। बट यहाँ पे अगर आप देखो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये वाला स्ट्रक्चर अगर आप देखो इस रिंग को, तो यहाँ पे बेंजीन की रिंग जैसी नहीं दिख रही है ना, दिस इज द ओनली बेंजीन रिंग दैट यू कैन सी। ये वाला रिंग जो है ये बेंजीनॉइड या बेंजीन के जैसा इसका स्ट्रक्चर नहीं है, सो यू हैव वन बेंजीनॉइड रिंग इन दिस केस, बी आर स्टैंड्स फॉर बेंजीनॉइड रिंग, इन शॉर्ट लिख दिया, ठीक है, इन शॉर्ट लिख दिया। तो आपको यहाँ पे वन बेंजीनॉइड रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, और इसमें अगर आप देखो तो ये दोनों क्या है, ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल टाइप है ना, यहाँ पे भी आपको एक बेंजीनॉइड रिंग दिख रही है, राइट। अब आपको कंपेयर क्या करना है, इन सबकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। तो होता क्या है, जिसमें बेंजीनॉइड रिंग्स ज्यादा होंगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और ये होता है अकॉर्डिंग टू द फ्राइज रूल, इस रूल को बोलते हैं फ्राइज रूल। फ्राइज रूल सेज दैट, फ्राइज रूल के अकॉर्डिंग molecule having or the structure having more benzenoid rings will be more stable, or molecule having more benzenoid rings will be more stable। So इसका मतलब इन तीनों की अगर आप स्टेबिलिटी कंपेयर करो तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, एक ही स्टेबिलिटी होगी सबसे ज्यादा, देन उसके बाद क्या होगा, बी एंड सी की स्टेबिलिटी बराबर होगी, क्यों, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना, ये दोनों तो बिल्कुल आइडेंटिकल हो गए, तो बी एंड सी विल हैव इक्वल स्टेबिलिटी, ठीक है। बेंजीन रिंग जैसा स्ट्रक्चर डबल, अरे बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है, दिस इज बेंजीन रिंग ना, इसको अगर आप छुपा दो इस पार्ट को, अगर आप इतने पार्ट को नहीं देखते तो आपको ये बेंजीन रिंग जैसा दिख रहा है, और फिर जब आप इस पार्ट को हटा दो इधर वाले पार्ट को तो ये बेंजीन रिंग जैसा दिख रहा है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड तो पार्ट है दोनों रिंग का ना, बीच में जो डबल बॉन्ड है ये बेंजीन जैसा दिख रहा है, इसीलिए इसमें दो बेंजीनॉइड रिंग्स जैसा स्ट्रक्चर बोल दिया हमने। क्लियर है उत्सव, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर, सो क्लास देखो, रेजोनेंस एनर्जी की जो डेफिनेशन गिवन होती है टेक्स्ट बुक्स वगैरह में, वो डेफिनेशन में मैं आपको बताऊंगी, वो आपको याद होना चाहिए क्योंकि बहुत बार थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, सो यू शुड नो। बट एक्चुअली में रेजोनेंस एनर्जी होती क्या है, आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। उसके बाद मैं आपको थियोरेटिकल डेफिनेशन जो टेक्स्ट बुक्स में गिवन होती है वो भी लिखवाऊंगी, सो दैट यू नो व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी थियोरेटिकली डेफिनेशन वाइज। बट बिफोर दैट आई वांट टू एक्सप्लेन कि रेजोनेंस एनर्जी होती क्या है, एंड आई विल डू दैट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, ठीक है। देखो, अब रेजोनेंस एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्या लिया, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है। और उसमें क्या होता है, आई एम टेकिंग वन मॉलिक्यूल विच इज साइक्लोब्यूटाडाइइन, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल लिया है मैंने वो लिया हुआ है साइक्लोब्यूटाडाइइन,
ठीक है। एज अ नेव पर्सन, लेट्स सपोज हमें रेजोनेंस के बारे में कुछ नहीं पता है, हमें रेजोनेंस के बारे में कुछ नहीं पता है। एज अ वेरी नेव पर्सन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मुझे अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल मिल गया, ठीक है, और मुझे हर एक मॉलिक्यूल की अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी तो होती है ना, दैट वी नो, ठीक है, सिस्टम की अपनी तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। सो अगर मान लो यहाँ पे इट इज लाइक, अगर हम इस मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी को दिखाना चाहें, तो अगर हमें पता ही नहीं था कि इस मॉलिक्यूल में कोई रेजोनेंस है, राइट, सो हम मान के चल रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल की अपनी एक एनर्जी होगी, इस सिस्टम की अपनी एक एनर्जी होगी, ठीक है, इस सिस्टम की अपनी एक एनर्जी होगी, और वो हमने इतनी मान ली। सो हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमने माना कि इस सिस्टम की इतनी अपनी एक एनर्जी होनी चाहिए, राइट, और इस एक्सपेक्टेशन में हमें रेजोनेंस का कोई आइडिया नहीं था, हमें पता ही नहीं कि इस मॉलिक्यूल में कोई रेजोनेंस एग्जिस्ट कर रहा है, हमें सिर्फ पता है कि यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, ये एल्कीन है और इसकी अपनी एक पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो ये हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है, ठीक है। बट एक्सपेरिमेंटली इस मॉलिक्यूल की, ये तो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है इसकी एनर्जी की, बट एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि इस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो हमारे एक्सपेक्टेड एनर्जी से कम है, ठीक है, एक्सपेक्टेड एनर्जी से कम है। दिस इज द रियल, ये इसकी रियल एनर्जी आई एक्सपेरिमेंटली, मतलब जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाली गई ऑब्जर्वेशन, रियल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये कम है, ये कम क्यों है? क्योंकि मॉलिक्यूल में एक्चुअली रेजोनेंस है, मॉलिक्यूल में एक्चुअली रेजोनेंस है, और रेजोनेंस की वजह से हमें पता है कि मॉलिक्यूल में क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। ड्यू टू रेजोनेंस molecule will acquire stability। स्टेबिलिटी का मतलब समझ रहे हो ना, स्टेबिलिटी और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, स्टेबिलिटी एंड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो रेजोनेंस की वजह से अगर इस मॉलिक्यूल में कोई स्टेबिलिटी आ गई तो इसकी एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए जो इसकी रियल एनर्जी होती है, ठीक है, जो इसकी रियल एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, ये कम हो जाती है। ये तो हमारी एक्सपेक्टेड है, जो हमने सोचा था, मतलब दिस इज सम हाइपोथेटिकल वैल्यू, दिस इज सम हाइपोथेटिकल वैल्यू, क्योंकि हमने ये सोचा था। और एक्सपेरिमेंटल जो रियल वैल्यू है, दी एक्सपेरिमेंटल रियल वैल्यू, ये कम हुई। ये कम क्यों हुई? क्योंकि इसमें रेजोनेंस इंक्लूडेड है, इसमें रेजोनेंस इंक्लूडेड है, और हमने जो सोचा था उसमें हमें रेजोनेंस कॉन्सेप्ट को इंक्लूड ही नहीं किया था, ठीक है। तो ये जो डिक्रीज है एनर्जी में फ्रॉम आर एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये जो डिक्रीज है एनर्जी में फ्रॉम आर एक्सपेक्टेड वैल्यू, हमने सोचा था, लेट्स सपोज सोचा था कि इसकी एनर्जी 100 किलो जूल पर मोल होनी चाहिए, बट जब हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो हमें पता चला अरे इसकी एनर्जी तो 50 किलो जूल पर मोल है, मतलब हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू से 50 किलो जूल इसकी एनर्जी कम है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है ना रेजोनेंस की वजह से। इसमें हमने रेजोनेंस को सोचा ही नहीं था, इंक्लूड ही नहीं किया था, बट एक्चुअली में रियलिटी में मॉलिक्यूल में रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आ गई, इसलिए इसकी जो रियल वैल्यू है वो क्या है, हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम है। और ये जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 50 किलो जूल का, इसी को हम बोल रहे हैं कि ये रेजोनेंस एनर्जी है, मतलब इतने अमाउंट से मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। सो ये जो डिक्रीज है, ये जो डिक्रीज है इन द एनर्जी फ्रॉम आर एक्सपेक्टेड हाइपोथेटिकल वैल्यू ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। और क्लास मेरी बात एक ध्यान से सुनो, resonance energy is not the energy either absorbed or released by the system। आज तक आप लोगों ने बहुत सारी एनर्जीज पढ़ी होंगी, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन आई मीन इलेक्ट्रॉन गेन अफिनिटी, ये सारी चीजें पढ़ी है ना, तो वहां पे एनर्जी गेन, एनर्जी रिलीज, ये सब चीजें पढ़ी है। रेजोनेंस एनर्जी एक एनर्जी रिलीज या एनर्जी गेन्ड जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये एक हाइपोथेटिकल है, मतलब हमने जितना सोचा कि मॉलिक्यूल की एनर्जी होनी चाहिए, बट रियलिटी में मॉलिक्यूल की एनर्जी उससे कम है।
तो कितनी कम है? 50 किलो जूल कम है, मतलब स्टेबिलिटी की वजह से उसकी एनर्जी इतनी और कम है। तो ये जो डिफरेंस होता है इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। ये जो डिफरेंस होता है, मॉलिक्यूल क्योंकि ज्यादा स्टेबल है तो इसलिए उसकी रियल एनर्जी कम होती है, राइट? तो ये जो डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड एज योर रेजोनेंस एनर्जी। इज दैट क्लियर क्लास? इसको बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो अगर मैं रेजोनेंस एनर्जी को यहाँ पे डिफाइन करना चाहूँ तो हाउ कैन आई डिफाइन रेजोनेंस एनर्जी इन दिस केस? ये मैंने कोई हाइपोथेटिकल वैल्यू ली थी, ठीक है? ये मैंने कोई हाइपोथेटिकल वैल्यू ली थी साइक्लोब्यूटाडाइइन के लिए, मैंने कोई हाइपोथेटिकल वैल्यू ली थी, ठीक है? रैंडम सी वैल्यू ले ली थी। सो हम यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी को क्या डिफाइन कर सकते हैं? रेजोनेंस एनर्जी इज द डिक्रीज इन एनर्जी, resonance energy is the decrease in energy from the expected hypothetical value। जो हमने सोचा था वो तो सिर्फ रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, वो तो हमने सिर्फ सोचा था। सो डिक्रीज इन एनर्जी फ्रॉम द एक्सपेक्टेड हाइपोथेटिकल वैल्यू ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से हमेशा हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू से रियल वैल्यू कम होगी, और जितने अमाउंट से कम होती है उसी को रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं, ठीक है? ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। इज दैट क्लियर? मूविंग अहेड। अब देखो, नाउ लेट्स सपोज अभी क्या है, अभी मैं दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को कंपेयर कर रही हूँ। व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम कंपेयरिंग टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, है ना? दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स क्या है आपके? वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, एक है साइक्लो, मान लो ये हो गया, और एक ये हो गया, ठीक है? सो दिस इज ए, दिस इज बी। अब देखो, इफ ए एंड बी को अगर हम ले रहे हैं, ठीक है ना? सो हमने माना कि ए हमने ये माना, अभी अगर आप इस चीज में देखोगे, व्हाट डिड आई से, इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस कम है और इसमें रेजोनेंस ज्यादा है ना? तो हमने माना कि इसकी कुछ एक्सपेक्टेड वैल्यू ए के लिए कुछ एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने बोला एक्सपेक्टेड, बट उसकी रियल वैल्यू कुछ आई, ये रियल है। तो ये जो डिक्रीज है दैट इज रेजोनेंस एनर्जी, ये जो डिक्रीज है दैट इज रेजोनेंस एनर्जी। मान लेते हैं, मैं चलो मान लेती हूँ कि ये डिक्रीज 50 किलो जूल का, हाइपोथेटिकल वैल्यू कुछ ले रही हूँ मैं, ठीक है? हाइपोथेटिकल, बार बार बोल रही हूँ, ठीक है? एक्सप्लेन करने के लिए हाइपोथेटिकल कुछ वैल्यू ले लिया। अब ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है जिसमें 3 पाई बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में है, इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू मैंने कुछ माना, इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू मैंने कुछ माना ठीक है? एंड इसकी जो रियल में वैल्यू आई, एक्सपेक्टेड एंड रियल में जो वैल्यू आई, आप देख सकते हो इसमें जो डिक्रीज है, इसमें जो डिक्रीज है वो ज्यादा है, इसमें जो डिक्रीज है वो ज्यादा है। ये रेजोनेंस एनर्जी है। डिक्रीज ज्यादा क्यों है क्लास? इसमें डिक्रीज ज्यादा क्यों है? हमने सोचा कि मान लो, लेट्स सपोज यहाँ पे हमने इसको 100 बोला था और इसको 50 बोला था, राइट? यहाँ पे हमने 100 बोला था, इसको 50 बोला था। यहाँ पे मान लो हमने एक्सपेक्ट किया कि 300 किलो जूल होनी चाहिए, बट रियलिटी में इसकी जो एनर्जी आई वो कितनी आई? 100 किलो जूल्स पर मोल आई। तो रेजोनेंस एनर्जी कितना हो गया? 200 हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया? 50 हो गया। तो यहाँ पे 200 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड्स इन्वॉल्व है रेजोनेंस में, तो यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा है, यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा है। जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी रियलिटी में उसकी एनर्जी हमारे एक्सपेक्टेड वैल्यू से उतनी कम होगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन में हम रेजोनेंस को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं और रियलिटी में उसमें रेजोनेंस आ रहा है। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस आएगा
हमारी एक्सपेक्टेशन से उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा कम होती जाएगी. मोर स्टेबिलिटी मीन्स मोर डिक्रीज इन एनर्जी फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू. देयरफॉर जितना ज्यादा डिक्रीज होगा एनर्जी, ये एनर्जी गैप उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा एनर्जी गैप होगा मतलब रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी. तो क्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए. लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी और स्टेबिलिटी कैसे रिलेटेड है. तो यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाने वाली हूँ. रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. बहुत लोगों का अभी दिमाग यहाँ पे कुछ तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा. मैम आपने तो बोला एनर्जी और स्टेबिलिटी इनवर्सली रिलेटेड होती है, राइट? यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड है स्टेबिलिटी से. बच्चे लोग आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए, मैंने बोला कि रेजोनेंस एनर्जी जो है, दिस इज नॉट एनी टाइप ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एनर्जी गेन्ड. ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी सिर्फ एक हाइपोथेटिकल डिक्रीज इन वैल्यू होता है. हम जितना सोचते हैं बिना रेजोनेंस को इंक्लूड किए, जब हमें रेजोनेंस हम इंक्लूड नहीं करते तो हम सोचते हैं कि उस मॉलिक्यूल की एक एक्सपेक्टेड एनर्जी होगी, बट एक्चुअली में रियलिटी में मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस की वजह से उसकी जो रियल एनर्जी होती है हमारे एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम होती है. ठीक है, तो जितना ज्यादा उसमें रेजोनेंस होगा उसकी रियल वैल्यू हमारे एक्सपेक्टेड वैल्यू से उतनी कम होती जाती है. इसका मतलब रेजोनेंस एनर्जी बढ़ती जा रही है. तो जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी ये एनर्जी गैप बढ़ता जाएगा ना. जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, मान लो अभी अगर नंबर ऑफ रेजोनेंस और बढ़ा दिया तो स्टेबिलिटी और बढ़ गई, तो मतलब हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू से रियल वैल्यू और बहुत कम है, तो ये एनर्जी गैप बढ़ गया, तो रेजोनेंस एनर्जी बढ़ गई. इसका मतलब जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी, रेजोनेंस एनर्जी या एनर्जी गैप उतना ज्यादा. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के. ठीक है, ठीक है, ठीक है, इज दैट क्लियर? ये अलग से पॉइंट है, आपको ये याद रखना है, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी इज रिलेटेड विद द रेजोनेंस, इससे रिलेटेड है. आई होप दैट इज क्लियर नाउ. बोलो बच्चे लोग, क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए, ठीक है. नाउ अब अब जो डेफिनेशन आपकी लिखवाई जाती है जो बुक्स में गिवन होती है, ठीक है, जो डेफिनेशन लिखवाई जाती है जो बुक्स में गिवन होती है वो क्या होती है? वो क्या होती है? वो क्या होती है कि रेजोनेंस एनर्जी को डिफाइन किया जाता है एज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड. ये डेफिनेशन गिवन होती है आपकी थियोरेटिकली, ये जो डेफिनेशन आपकी दी गई है रेजोनेंस एनर्जी के लिए. ठीक है, तो देखिए, तो मैं अभी वो डेफिनेशन भी लिखवा दे रही हूँ. लेट्स सपोज अगर मॉलिक्यूल, ये बेंजीन है, ए और बी, ये दोनों इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना, ये दोनों इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और ये रेजोनेंस हाइब्रिड है. दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड. ठीक है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया. तो हमें पता है कि रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी तो हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, वी नो दैट, हमें ये पता है. स्टेबिलिटी इसकी हमेशा ज्यादा होती है, तो एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज लेस देन एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ये तो पता ही होगा आप लोगों को, बताया ही मैंने, दैट रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. इसीलिए रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी हमेशा किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से तो कम ही होगी. ठीक है, नाउ थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या होती है आपके रेजोनेंस एनर्जी की? that this is the energy difference between the energy of most stable resonating structure
and resonance hybrid. So ये आपकी theoretical definition होती है. Resonance energy is the energy difference between most stable resonating structure and resonance hybrid. इस definition को क्या बोलते हैं? Resonance energy बोलते हैं या delocalization energy बोलते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे तो ये दोनों रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी सेम है, इन दोनों में तो रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी सेम है, बट आपके बहुत सारे ऐसे भी आएंगे जहाँ पे आपका रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी अलग अलग होगी. मान लो यहाँ पे बहुत सारे रेजोनेंस हाइब्रिड बन रहे हैं, ए बी और भी बना दिया, सी डी, और उसमें हम मान लेते हैं कि ए जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसकी एनर्जी और फिर रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी का डिफरेंस निकालेंगे. इसकी एनर्जी एंड रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी का डिफरेंस निकालेंगे. इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी. So this is the theoretical definition, that resonance energy is the energy difference between the most stable resonating structure and resonance hybrid. Is that clear, class? ठीक है. So we can say energy difference between most stable resonating structure and resonance hybrid. इसको बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी. ठीक है, और मैंने आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई वो क्या बताई? मैंने आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई वो क्या बताई? वो आपको बताई थी रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. ठीक है, मॉलिक्यूल की रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी. अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, लेट्स सी दैट. ठीक है, वो देखते हैं हम. ठीक है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं? स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, कंपेयर करना है हमें रेजोनेंस एनर्जी, राइट? ठीक है, चलो. एंड इफ द मॉलिक्यूल इज गिवन लाइक, पहला क्वेश्चन, मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल बी. मैंने आपको एक सीधी सी चीज बताई, जितना ज्यादा होगा रेजोनेंस, ठीक है, उसमें होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, उसमें होगा उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी. ठीक है, बेटर रेजोनेंस जितना अच्छा इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी. ठीक है, रेजोनेंस जितना अच्छा होगा इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी, रेजोनेंस जितना अच्छा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, और स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज्यादा. इज दैट क्लियर? ये बताया मैंने आप लोगों को पॉइंट, वही कॉन्सेप्ट लगाना है. ठीक है, इसमें वही कॉन्सेप्ट लगाना है. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A and B, these are the two molecules which are given. अब आपसे पूछ रहा है कि किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है. दैट मीन्स आपको ये देखना है कि किसमें रेजोनेंस ज्यादा अच्छा हो रहा है, किसमें रेजोनेंस ज्यादा अच्छा हो रहा है. जितना अच्छा रेजोनेंस होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, उसकी रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज्यादा. नाउ यहाँ पे देखो, डबल सिंगल नेगेटिव, दैट मीन्स डबल सिंगल नेगेटिव ऑल्टरनेट पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा. यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल सिंगल लोन पेयर डीलोकलाइज होगा, रेजोनेंस होगा. अब मेरा क्वेश्चन फटाफट से जल्दी जल्दी बताओ, किसमें रेजोनेंस ज्यादा अच्छा होगा? ए में रेजोनेंस ज्यादा अच्छा होगा या बी में रेजोनेंस ज्यादा अच्छा होगा? ए में रेजोनेंस ज्यादा अच्छा होगा या बी में रेजोनेंस ज्यादा अच्छा होगा? Out of A and B, which one will have better resonance? B.
बी में रेजोनेंस ज्यादा अच्छा होगा। क्लास इधर सुन लो, मेरी बात सुन लो। बी में रेजोनेंस ज्यादा अच्छा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। ये तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब इसका अपना इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल का मतलब अपना इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज का मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो इजिली इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, या जो न्यूट्रल है वो इलेक्ट्रॉन जल्दी देना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी देगा डीलोकलाइजेशन में? डीलोकलाइजेशन में जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगी वो इलेक्ट्रॉन जल्दी भेजेगा ना। तो रेजोनेंस किसमें फास्ट होगा? रेजोनेंस किसमें फास्ट होगा? इसमें रेजोनेंस और अच्छा होगा, बेटर रेजोनेंस होगा। क्यों? क्योंकि दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच, देयरफॉर इजीली इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होंगे, इजीली इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होंगे। तो यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा अच्छा होगा या फास्ट होगा कंपेयर टू दिस। इसीलिए क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एंड देयरफॉर इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। सो आउट ऑफ ए एंड बी, ए की रेजोनेंस एनर्जी बी से ज्यादा, या ए की स्टेबिलिटी बी से ज्यादा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? या आप क्या बोल सकते हो कि आयोनिक मॉलिक्यूल्स की रेजोनेंस एनर्जी जो है उसके न्यूट्रल मॉलिक्यूल से ज्यादा है। आयोनिक मॉलिक्यूल की रेजोनेंस एनर्जी, ये आयोनिक है और ये उसी का काउंटर आयन, इट इज द न्यूट्रल, काउंटर न्यूट्रल पार्ट ऑफ दिस, ये इसी का न्यूट्रल है। तो इन दोनों में आयोनिक की ज्यादा है रेजोनेंस एनर्जी। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा अच्छा हो रहा है एज कंपेयर टू दी रेजोनेंस इन दिस केस। इज दैट क्लियर क्लास? क्लियर है ना सबको यहाँ पे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, what next questions we can see is चलो, we have certain molecules, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करनी है, मतलब इन शॉर्ट हमें क्या कंपेयर करना है? स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करनी है, दैट मींस इन शॉर्ट वी हैव टू कंपेयर स्टेबिलिटी। बताओ क्या होगा, फटाफट बताओ फटाफट। ये मॉलिक्यूल अगर आप देखो, दिस इज डबल सिंगल नेगेटिव कंप्लीट कॉन्जुगेशन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एरोमेटिक। यहाँ देखो ये sp3 नॉन प्लेनर, दैट मींस नॉन एरोमेटिक। ये क्या होगा? कंप्लीट कॉन्जुगेशन है इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एंटी एरोमेटिक। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? एरोमेटिक। फिर कौन होगा? नॉन एरोमेटिक। फिर कौन होगा? एंटी एरोमेटिक। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। देयरफॉर क्या होगा? ऑर्डर ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। एनी डाउट? ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे लेट्स सपोज इफ वी हैव ए, बी, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों की रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करनी है। ठीक है, ए एंड बी, इन दोनों मॉलिक्यूल्स की क्या कंपेयर करनी है? रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करनी है। जिसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसमें रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। तो देखो, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये वाला मॉलिक्यूल जो है, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं रेजोनेंस में? 2। और इसमें कितने जाएंगे? 6 जाएंगे। सो ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है, दोनों एरोमेटिक हो गए, दोनों एरोमेटिक हो गए। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन ज्यादा स्टेबल है? क्वांटिटी, क्वालिटी, देखो यहाँ पे क्वालिटी से डिसीजन नहीं हो पा रहा, यहाँ पे अब क्वांटिटी से डिसीजन होगा। क्वालिटी वाइज दोनों एरोमेटिक हो गए, क्वालिटी वाइज दोनों एरोमेटिक हो गए, बट क्वांटिटी तो अलग है ना। यहाँ पे आपका रेजोनेंस देखो ज्यादा होगा, 3 पाई बॉन्ड्स इन्वॉल्व है रेजोनेंस में, मोर डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स।
सो यहाँ पे क्वांटिटी से अभी आप क्या करोगे, डिसाइड करोगे, राइट। सो इसमें मोर डीलोकलाइजेशन मतलब ज्यादा रेजोनेंस, देयरफॉर दिस इज मोर स्टेबल। क्वालिटी वाइज दोनों एरोमेटिक हो गए, तो हमने क्वांटिटी से चेक किया, क्वांटिटी वाइज चेक किया। सो इसमें डीलोकलाइजेशन ज्यादा, देयरफॉर कौन ज्यादा स्टेबल, बी ज्यादा स्टेबल कंपेयर्ड टू ए, एंड देयरफॉर बी की रेजोनेंस एनर्जी ए से ज्यादा। ये जो कटायन मैंने सामने बना रखा है ना, इसको बोलते हैं ट्रोपाइलियम कटायन। दिस इज कॉल्ड एज ट्रोपाइलियम कटायन। ट्रोपाइलियम कटायन मतलब ये क्या है, 7 मेंबर्ड है ना, कितने हैं, 7 कार्बन है, ट्रोपाइलियम कटायन। यहाँ पे हमने क्वांटिटी से चेक किया। इज दैट क्लियर क्लास? ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इफ यू हैव if you have CH3COO minus, ठीक है, this is molecule A, and then we have CH2 minus C double bond OH। अब बताओ बताओ क्या होगा, किसमें रेजोनेंस ज्यादा अच्छा होगा, किसमें रेजोनेंस ज्यादा अच्छा होगा? आउट ऑफ ए एंड बी विच इज हैविंग बेटर। ए में रेजोनेंस ज्यादा अच्छा हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो नेगेटिव सिंगल डबल जब ये इधर जा रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आपको मिल रहा है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है ना, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है। इनफैक्ट नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे जा रहा है, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जा रहा है। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे जा रहा है, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जा रहा है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बहुत स्टेबल होता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो कार्बन से उठ के ऑक्सीजन पे जा रहा है, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल नहीं है, ऑक्सीजन पे तो है बट कार्बन पे इतना स्टेबल नहीं है। सो ये क्या हम बोल सकते हैं, दिस इज योर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज योर नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया। क्यों ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से उठ के ऑक्सीजन पे जा रहा है, एंड नेगेटिव ऑन ऑक्सीजन इज ऑब्वियसली मोर स्टेबल। तो क्या होगा, ए में रेजोनेंस ज्यादा अच्छा होगा एज कंपेयर टू बी। ए में रेजोनेंस ज्यादा अच्छा होगा कंपेयर टू बी, देयरफॉर इसकी रेजोनेंस एनर्जी बी से ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर क्लास? इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल। this is A and this is B, ठीक है। so we have to compare the resonance energy of these two। देख लो, अब बताओ। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे देखिए इन दोनों में क्या है, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। कितने पाई बॉन्ड्स इन्वॉल्व है, 2 पाई बॉन्ड्स। यहाँ पे भी देखो लोन पेयर सिंगल डबल, राइट, डबल सिंगल डबल, यहाँ पे भी 2 पाई बॉन्ड्स इन्वॉल्व है रेजोनेंस में। बट यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे है आपका क्रॉस कॉन्जुगेशन। पढ़ा चुकी हूं मैं ये सब चीजें, तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट है क्रॉस कॉन्जुगेशन, और यहाँ पे आपका प्रेजेंट है लीनियर कॉन्जुगेशन। मैंने लिखवाया था क्रॉस कॉन्जुगेशन और लीनियर कॉन्जुगेशन में, व्हेन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर सेम। लीनियर क्रॉस वाला मैंने क्या बोला था, जब क्वांटिटी सेम रखोगे, क्वांटिटी सेम है बट लीनियर में क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है ना, लीनियर कॉन्जुगेशन इज बेटर देन क्रॉस कॉन्जुगेशन, इफ यू ऑल रिमेंबर, राइट। तो ये ज्यादा अच्छा रेजोनेंस होगा, लीनियर कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, राइट। देयरफॉर इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी कंपेयर टू ए। बेटर रेजोनेंस, बेटर कॉन्जुगेशन मतलब मोर स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी मतलब मोर रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है, ठीक है। सो लीनियर कॉन्जुगेशन जिसमें होगा उसमें रेजोनेंस ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए उसकी
इसलिए उसकी क्या होगी, रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर? ओके, मूविंग अहेड। CH2 double bond CH, Cl, CH2 double bond CH, Br. You have to compare the resonance energy of these two. You have to compare the resonance energy of these two. फटाफट बताओ। यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करनी है, ठीक है, बताइए। चलो फटाफट बताओ, देखो यहाँ पे क्लास क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या होगा। देखो वैसे तो हमें पता है डबल डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, तो यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर इन्वॉल्व होगा डीलोकलाइजेशन में, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, ठीक है। सिमिलरली डबल सिंगल लोन पेयर इन्वॉल्व होगा डीलोकलाइजेशन में। अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ब्रोमीन, तो क्लोरीन इजिली अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं भेजेगा, ब्रोमीन इजिली भेजेगा, राइट। ये कॉन्सेप्ट तो लगेगा, है ना, कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजिली डीलोकलाइजेशन में नहीं भेजेगा और ब्रोमीन इजिली भेजेगा। तो यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या होना चाहिए, ब्रोमीन में रेजोनेंस इजिली फैसिलिटेटेड होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। बट एक और चीज है यहाँ पे, दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखो CH2, दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बन, कार्बन जो है वो अपना कौन सा ऑर्बिटल यूज कर रहा है, कार्बन अपना p ऑर्बिटल यूज करेगा, 2p ऑर्बिटल, और क्लोरीन इज अ सेकंड पीरियड एलिमेंट, तो ये भी अपना 2p ऑर्बिटल यूज कर रहा है, जिसमें इसका लोन पेयर है डीलोकलाइजेशन में। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग जो है, ओवरलैपिंग जो है वो किसके बीच में होगी, बिटवीन 2p ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग 2p ऑर्बिटल्स के बीच में हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन यूज कर रहा है 2p, ब्रोमीन यूज कर रहा है 3p, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग जो है वो हो रही है बिटवीन 2p 3p ऑर्बिटल्स। तो ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग कहाँ पे है, मोर इफेक्टिव ओवरलैपिंग जो है वो 2p के बीच में है। और हमें पता है ओवरलैपिंग जो है, पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन के लिए आपके ऑर्बिटल्स ओवरलैप होने चाहिए, तो ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग जो है वो आपके डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को फैसिलिटेट करेगा, ठीक है। एंड देयरफॉर व्हाट द केस विल बी, इस केस में डीलोकलाइजेशन ज्यादा इफेक्टिव होगा, मोर इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन। Therefore, out of A and B, out of A and B, which one will have better delocalization? A, इसीलिए A का resonance energy B से ज्यादा, A का resonance energy B से ज्यादा। Is that clear class? A की resonance energy B से ज्यादा, ठीक है, ठीक है। Is that clear? ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आप क्वेश्चंस कर सकते हो बेस्ड ऑन दी रेजोनेंस एनर्जी कॉन्सेप्ट, ठीक है, बेस्ड ऑन दी रेजोनेंस एनर्जी कॉन्सेप्ट। एक और मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, विच इज योर, लेट्स सपोज अगर ये मॉलिक्यूल है, ये देखो, तीनों में, इन दोनों में 3 पाई बॉन्ड्स इन्वॉल्व है, इसमें भी 3 पाई बॉन्ड्स, इसमें भी 3 पाई बॉन्ड्स, ठीक है, इसमें भी 3 पाई बॉन्ड्स, इसमें भी 3 पाई बॉन्ड्स। क्वांटिटी वाइज तो 3 पाई बॉन्ड्स दोनों में जा रहे हैं, बट क्वालिटी वाइज क्या होगा, बट क्वालिटी वाइज क्या होगा, दिस इज एरोमेटिक और ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है, नॉन साइक्लिक है ना, नॉन साइक्लिक है ना,
सो विच विल हैव बेटर रेजोनेंस एनर्जी, ए का रेजोनेंस एनर्जी बी से ज्यादा है. क्वांटिटी वाइज सेम था ना, बट क्वालिटी वाइज डिफरेंट था. इज दैट क्लियर क्लास? इज दैट क्लियर? ठीक है. सिमिलरली एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बस लिख लो. योर इफ यू हैव a benzene and if you have a 5-membered ring, so this is your 6-membered, 6 pi electrons इसमें भी है, 6 pi electrons इसमें भी है. ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, बट ए की रेजोनेंस एनर्जी बी से ज्यादा है. तो आप लिख सकते हो 6-membered aromatic ring, aromatic compound having more resonance energy than 5-membered aromatic compound. ठीक है, 5-membered aromatic compound. और लास्ट एग्जाम्पल, ये आपकी आइसोलेटेड फिनाइल रिंग्स हैं और इसमें 2 फ्यूज्ड फिनाइल रिंग्स हैं. आइसोलेटेड फिनाइल रिंग्स और इसमें 2 फ्यूज्ड बेंजीन रिंग्स हैं. ठीक है, आइसोलेटेड रिंग्स में हर एक रिंग इंडिविजुअल टाइम पे एरोमेटिक है, दोनों इंडिविजुअल टाइम पे एरोमेटिक है, इसलिए इसका रेजोनेंस एनर्जी फ्यूज्ड से ज्यादा होगा. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट रेजोनेंस एनर्जी. नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट हाइपर कॉन्जुगेशन.